दोस्तों, रीबॉक एक ऐसा नाम जो अपने स्पोर्ट्स प्रोडक्ट को बेचकर पूरी दुनिया में काफ़ी मोस्ट पॉपुलर ब्रांड बना था, लेकिन आज इसके प्रोडक्ट मुश्किल ही कहीं देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि रीबॉक की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या समस्याएं आईं और क्या वजह है कि इसके प्रोडक्ट आज मार्केट से गायब होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है साल 1958 से। 1958 में इंग्लैंड के बोस्टन शहर में रहने वाले दो भाई जो फोस्टर और जेफ फोस्टर ने एक छोटा सा जूतों बनाने का कारखाना खोला था और ये इनका फैमिली बिजनेस था और दोनों भाई इसको मिलकर चलाते थे और इनके इस छोटे से कारखाने का नाम था JW ब्रदर्स एंड सन्स। इस नाम से ये अपनी इस कंपनी को चलाते थे। ये बहुत ही एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन छोटी ज़रूर थी, लेकिन ये अपने जो जूते बनाते थे उनमें क्वालिटी का बेहद ही खास ख्याल रखते थे और इसी क्वालिटी की वजह से इनके जो आसपास के रहने वाले लोग थे वो हमेशा इनसे ही जूते बनवाते थे और इनके ही जूतों को पहनना पसंद करते थे। लेकिन ये दोनों भाई चाहते थे कि अपने इस कंपनी को, अपने इस ब्रांड को बड़ा किया जाए, इसीलिए इन्होंने ऐसे जूते बनाए जो उस टाइम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो जूते थे स्पाइक जूते, जो बेसिकली खिलाड़ियों के लिए होते और जिनको पहनकर आसानी से रन किया जा सकता था। और इसीलिए इन्होंने अपने ये जूते, उस टाइम पर ओलंपिक हुए थे तो इन्होंने दो खिलाड़ियों को अपने ये स्पाइक वाले जूते पहनाए और इनके स्पाइक वाले जूतों को पहनकर उन दोनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते। इससे इनके जूतों का काफ़ी नाम हुआ और इनकी मार्केटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई, जिससे इनके जूते फिर एकदम से पूरे इंग्लैंड में मोस्ट पॉपुलर होते चले गए। लेकिन फिर ये दोनों भाई इंग्लैंड में तो पॉपुलर हो चुके थे, ये इसको ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने अपने जूतों को अमेरिका की मार्केट में उतारने का फैसला किया, क्योंकि माना यह जाता था कि अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट आप अगर यूएस में उसको पॉपुलर बना देते हैं तो वो पूरी दुनिया में ऑटोमेटिकली पॉपुलर बन जाएगा। इसीलिए इन दोनों भाइयों ने यूएस में अपने डिस्ट्रीब्यूटर तलाशने शुरू किए। लेकिन जब भी ये अपने जूते का सैंपल लेकर जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, तो वहाँ पर इनके जूते को तो लोग आसानी से पसंद कर लेते थे, लेकिन जब बात आती थी कि जूते बनते कहाँ हैं, जूते मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं, तो वो यूके में होते थे। तो इसीलिए फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो इससे अपने हाथ पीछे खींच लेते थे, क्योंकि अमेरिकन्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहर की कंपनी आकर, कोई बाहर का ब्रांड आकर अमेरिका में अपना वर्चस्व कायम करे। इसीलिए वो इनकी डिस्ट्रीब्यूटर को स्वीकार नहीं करते थे और इसीलिए इनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में केवल 10 साल लग गए। और 10 साल के बाद फाइनली इनको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला जिसने इनके डिस्ट्रीब्यूटर राइट खरीदे और उनका नाम था पॉल फायरमैन। पॉल फायरमैन ने इनके डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीद कर इनकी कंपनी को बूस्ट दिया और अमेरिकन मार्केट में उतरते ही इनकी कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम करना शुरू किया और वहाँ पर 3 स्पोर्ट्स शूज़ लॉन्च किए जो काफ़ी सस्ते थे और उनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका में उस टाइम तक एडिडास, नाइकी, प्यूमा जैसे और भी बहुत सारे बड़े ब्रांड थे जिनसे टक्कर लेना आसान नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़े जाइंट थे। और दोस्तों, अगर आप एडिडास और नाइकी की स्टोरी जानना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। फिर भी हम आपके लिए उन दोनों ही वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर 1983 में रीबॉक की मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि 1983 में यूएस में वुमेन एरोबिक ट्रेड चला, जिसमें महिलाएं नए नए जूते, नए नए स्टाइलिश जूते चप्पल पहनकर मार्केट में या कहीं भी जाती थी, तो वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। लेकिन जो उस टाइम की यूएस में जो बड़ी कंपनियां थी, एडिडास थी और नाइकी थी, ये कंपनियां बेसिकली मेंस के लिए ही अपने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती थी। तो यहाँ पर रीबॉक के लिए एक ये एडवांटेज था और इन्होंने इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया और इन्होंने महिलाओं के लिए स्टाइलिश जूते और स्टाइलिश चप्पलें बनाई, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला और इनकी मार्केट एकदम से बूस्ट कर गई। और इसी के दम पर इन्होंने बड़े बड़े जाइंट्स को पीछे छोड़ते हुए यूएस की मार्केट में अपना वर्चस्व कायम कर लिया। और फिर रीबॉक ने यूएस में अपनी पकड़ और मजबूत बनाने के लिए खिलाड़ियों से भी अपने जूतों का प्रमोशन करवाना शुरू किया और इसीलिए इन्होंने टेनिस प्लेयर बोरिस बेकर और जॉन मैकॉर्न सहित बहुत से चैंपियन खिलाड़ियों को अपने जूते पहनाए, जिससे कि वो इनके जूते पहनकर खेलते थे और इनके जूते पहनकर खेलने से जो उनके फैंस थे वो उनको देखते थे, तो उससे उनकी मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी होती थी, जिससे रीबॉक यूएस की मार्केट में धीरे धीरे और भी बड़ा ब्रांड होने लगा। और फिर रीबॉक यूएस की मार्केट में इतना पॉपुलर हो गया कि उन्होंने 1980 आने तक नाइकी को भी पीछे छोड़ दिया, जो नाइकी यूएस में नंबर 1 था। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब रीबॉक के लिए बाजी पलटना शुरू हुई। वही ट्रेंड जिसने रीबॉक को नंबर 1 ब्रांड बनाया
अब वही ट्रेंड धीरे धीरे से कमज़ोर होने लगा था और फिर से नाइकी और एडिडास जो पहले से ही मौजूद कंपनी थी वो धीरे धीरे वापस ऊपर आना शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट और उनकी पॉपुलैरिटी पहले से ही काफ़ी अच्छी थी। तो वो धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे थे और इस ट्रेंड के कम होने से रीबॉक की सेल धीरे धीरे डाउन होती जा रही थी। इसीलिए फिर रीबॉक ने अपनी मार्केटिंग अच्छे सेलिब्रिटी से करवाने का सोचा और इन्होंने मशहूर सिंगर 50 सेंट्स और जे-जी से अपना प्रमोशन करवाया और उनको अपने जूते पहनकर परफॉर्म करने के लिए कहा। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगा और लेकिन इन्होंने इसमें बेसिक गलती ये की थी कि जो इनके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे थे उनको कंटिन्यू करना जारी रखा और उनका प्रमोशन लगातार करते रहे, जिससे कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर ली थी और उनको बाज़ार में एकदम से उतार दिया था। हालांकि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे और इन्होंने उनको मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं की, जिससे कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ और इनका जो बाकी जो बचा हुआ माल था उनको इन्होंने सेल में बेचा, जिससे लोगों के मन में भी ये आया कि ये कंपनी पता नहीं किस सेगमेंट में क्या बनाती है। लोग भी उससे ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, इसीलिए इनकी सेल धीरे धीरे डाउन होना चालू हो गई। जहाँ पर ये यूएस की मार्केट में नंबर 1 थे, अब ये फिर से डाउन जाने लगे थे। इसीलिए कहते हैं कि नंबर 1 पर पहुँचना तो आसान है, लेकिन नंबर 1 की पोजीशन पर मेंटेन रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यही कहावत रीबॉक के लिए एकदम से फिट बैठती है। अब 2004 के आते आते समीकरण पूरे बदल चुके थे, जहां पर रीबॉक यूएस की मार्केट में नंबर 1 थी। अब इसका मार्केट शेयर लगभग 9.6% रह गया था और यूएस की जो सबसे बड़ी कंपनी थी नाइकी, उसका जो मार्केट कैप था वो 33.2 हो गया था और एडिडास का 15.4% मार्केट कैप हो गया था। और इसीलिए अब नाइकी को पीछे छोड़ने का एक ही ऑप्शन था कि रीबॉक और एडिडास दोनों आपस में मिल जाएं और दोनों मिलके नाइकी को पीछे करें। और इसीलिए एडिडास ने रीबॉक को 2005 में $3.8 बिलियन में खरीद लिया। लेकिन फिर एडिडास भी रीबॉक को उस तरह से नहीं चला पाई कि जिससे प्रॉफिट हो सके और रीबॉक फिर से रीबिल्ड हो सके। इसीलिए उन्होंने भी सन 2016 में इसको $2.5 बिलियन में यूएस की एबीजे ग्रुप कंपनी को बेच दिया। और अब रीबॉक का पूरी तरह से संचालन एबीजे ग्रुप करती है, लेकिन अब भी इनकी सेल उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सके। तो दोस्तों, इस तरह का भी नंबर 1 होने वाली रीबॉक कंपनी आज कई बार बिक चुकी है और आज भी इसकी उतनी सेल नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।